नमस्कार। भारत की राजनीति है ना, एक बड़ी पहेली। और इस पहेली के तीन सबसे अहम टुकड़े हैं: लिंग, धर्म और जाति। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों कैसे मिलकर देश की राजनीति की पूरी तस्वीर बनाते और बिगाड़ते हैं। तो सीधा सवाल ये उठता है कि क्या अपनी सामाजिक पहचान मतलब अपने लिंग, धर्म या जाति को राजनीति में लाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है? आमतौर पर तो यही सुनने को मिलता है कि हाँ, इससे समाज बढ़ता है। पर क्या यही पूरी कहानी है? असल में जो स्रोत हम देख रहे हैं वो एक काफी दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात बताते हैं। उनका कहना है कि कभी-कभी समाज के इन बंटवारों को राजनीति के मंच पर लाना एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी भी हो सकता है। मतलब ये एक दो-धारी तलवार की तरह है, जो बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो चलिए आज इसी दो-धारी तलवार की दोनों धारों को जरा करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले पहलू से, यानी लिंग या जेंडर से। कभी सोचा है कि कैसे वो मुद्दे जो घर की चार दीवारी के अंदर के माने जाते थे, वो अचानक सड़कों पर और संसद में बहस का एक इतना बड़ा मुद्दा बन गए? इसकी सबसे बड़ी वजह है एक सिस्टम जिसे कहते हैं श्रम का लैंगिक विभाजन। सीधा सा मतलब है कि ये मान लिया गया है कि घर के सारे काम महिलाओं की जिम्मेदारी है और बाहर जाकर पैसे कमाने वाले काम पुरुषों के। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये कोई नेचुरल, कोई कुदरती बंटवारा नहीं है, नहीं, ये पूरी तरह से समाज का बनाया हुआ एक सिस्टम है। और ये जो बंटवारा है ना, ये बिल्कुल भी बराबर का नहीं है। आंकड़े देखेंगे तो शायद यकीन ना हो, महिलाएं औसतन पुरुषों से हर रोज करीब 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं। पर मजे की बात देखिए, उनके इस काम को अक्सर काम गिना ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके बदले में उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलती। और ये जो गैर बराबरी है, ये सिर्फ घरों तक ही नहीं रुकती, ये राजनीति में भी साफ साफ झलकती है। जरा इन नंबरों पर एक नजर डालिए। राज्यों की विधानसभाओं में 5% से भी कम महिलाएं हैं, और 2019 की लोकसभा में भी ये आंकड़ा 15% तक नहीं पहुंच पाया। अब सोचिए, देश की आधी आबादी की सत्ता में इतनी कम भागीदारी, ये अपने आप में लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो जाहिर है इसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाजें उठीं। यहीं से नारीवादी आंदोलनों की शुरुआत हुई। और उनकी मांगें बहुत सीधी और साफ थीं। उन्हें चाहिए थे बराबर के अधिकार, पढ़ाई और नौकरी में बराबर के मौके, वोट देने का हक, और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि घर और परिवार के अंदर भी बराबरी का दर्जा। तो फिर पॉलिटिकल सिस्टम ने इन मांगों पर क्या एक्शन लिया? इसका जवाब मिला आरक्षण के रूप में। ये बात समझी गई कि सिर्फ मौके दे देना काफी नहीं है, सत्ता में उनकी जगह पक्की करनी होगी। और इसी सोच के साथ लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतों और नगरपालिकाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गईं। एक ठोस कदम, ताकि उनकी आवाज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचे। लेकिन कानून बना देना एक बात है और समाज की सोच बदलना बिल्कुल दूसरी। कानून के बावजूद एक बहुत गहरी सामाजिक जड़ आज भी मौजूद है, जिसे हम कहते हैं पितृसत्ता। इसका शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। ये एक ऐसा सोशल सिस्टम है जो पुरुषों को महिलाओं के मुकाबले ज्यादा अहमियत और ज्यादा ताकत देता है। और सच कहें तो बराबरी की राह में आज भी सबसे बड़ा रोड़ा यही सोच है। चलिए अब जेंडर से आगे बढ़कर अपनी दूसरी बड़ी पहचान पर आते हैं, धर्म। और यहां भी हमें वही दो-धारी तलवार देखने को मिलती है। एक तरफ तो धर्म हमें नैतिकता और अच्छे मूल्यों का रास्ता दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ यही धर्म समाज को बांटने का एक बहुत खतरनाक हथियार भी बन सकता है। महात्मा गांधी का तो साफ मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग किया ही नहीं जा सकता। पर रुकिए, यहां उनके धर्म का मतलब किसी खास पूजा पद्धति या कर्मकांड से नहीं था। उनके लिए धर्म का मतलब था नैतिक मूल्य, मॉरल वैल्यूज, जैसे कि सच्चाई, अहिंसा, सेवा। वो चाहते थे कि हमारी राजनीति इन्हीं ऊंचे आदर्शों पर चले। लेकिन जैसा हमने कहा, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है सांप्रदायिकता। ये एक ऐसी सोच है जो ये मानकर चलती है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों का ही एक समुदाय, एक राष्ट्र होता है, और बाकी सब या तो दूसरे दर्जे के हैं या बाहरी। और जब ये जहरीली सोच राजनीति में घुस जाती है, तो इसका सीधा नतीजा होता है एक धार्मिक समूह का दूसरे के खिलाफ खड़ा हो जाना। और ये सांप्रदायिकता का जहर समाज में धीरे धीरे फैलता है। इसकी शुरुआत होती है दूसरे धर्मों के बारे में बनी बनाई गलत धारणाओं से, स्टीरियोटाइप से। फिर बात आगे बढ़ती है और एक बहुसंख्यक समुदाय अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करने की कोशिश करता है। इसके लिए फिर धर्म के प्रतीकों, नारों और भावनात्मक अपीलों का इस्तेमाल होता है, ताकि लोगों को अपने पाले में लाया जा सके।
और इसका सबसे भयानक अंजाम होता है सड़कों पर हिंसा, दंगे और नरसंहार। तो इस सांप्रदायिकता की आग से देश को बचाने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है हमारे संविधान की ढाल। हमारा संविधान साफ साफ कहता है कि भारत का कोई ऑफिशियल, कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। यहाँ हर नागरिक को अपना धर्म मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है। और धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव पूरी तरह से गैरकानूनी है। यही हमारे सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष देश की नींव है। अब हम आते हैं भारत की शायद सबसे जटिल और सबसे गहरी पहचान पर, जाति। शायद ही कोई और सामाजिक पहचान होगी जिसका भारतीय राजनीति पर इतना गहरा और पेचीदा असर पड़ा हो। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जाति व्यवस्था है क्या? इसे एक सामाजिक सीढ़ी की तरह समझिए, जिसमें कुछ पायदान ऊपर हैं और कुछ नीचे। और ये एक ऐसी अनोखी सामाजिक संरचना है जो खास तौर पर भारत से ही जुड़ी है। इसमें पारंपरिक रूप से किसी का जन्म ही ये तय कर देता था कि समाज में उसकी जगह कहाँ होगी और उसे क्या काम करना होगा। और यह सिर्फ एक सामाजिक ऊंच नीच की बात नहीं है, इसका सीधा असर आर्थिक हालात पर भी पड़ता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ग्रामीण भारत में जहां अनुसूचित जनजातियों के करीब 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वहीं सवर्ण जातियों में ये आंकड़ा सिर्फ 12% के आसपास था। ये साफ दिखाता है कि जाति और आर्थिक हैसियत आज भी एक दूसरे से कितने मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। वो मोड़ था लोकतंत्र और सबके लिए वोट का अधिकार। इसने सदियों से हाशिए पर पड़े और दबे कुचले जाति समूहों के हाथ में एक जबरदस्त ताकत दे दी, वोट की ताकत। पहली बार उन्हें अपनी आवाज उठाने, अपना सम्मान मांगने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी जताने का एक जरिया मिला। एक वोट ने पूरा खेल बदलने की क्षमता दे दी। हाँ, लेकिन ये मान लेना भी एक बहुत बड़ी सरलता होगी कि चुनाव में सब कुछ सिर्फ जाति के आधार पर ही तय होता है। नहीं, असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। देखिए, किसी भी एक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में किसी एक जाति का बहुमत नहीं होता। फिर एक ही जाति के सारे लोग आंख बंद करके किसी एक पार्टी को वोट नहीं देते, और वोटर पार्टियों के पिछले कामकाज और नेताओं की छवि को भी तो देखते हैं। तो यहां फिर से हमारे सामने वही दो-धारी तलवार आ जाती है। एक तरफ जाति आधारित राजनीति उन समूहों को ताकत देती है जिनकी आवाज सदियों से दबाई गई थी। ये उन्हें सशक्त करती है। लेकिन इसका एक अंधेरा पहलू भी है। ये अक्सर गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटका देती है और समाज में तनाव और टकराव का कारण भी बन सकती है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये रिश्ता वन वे नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति ही राजनीति को प्रभावित करती है, बल्कि राजनीति ने खुद जाति को भी बदल दिया है। अब राजनीति में जाति की पहचान ज्यादा मुखर हो गई है। चुनाव जीतने के लिए अलग अलग जातियां और समुदाय एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं, और इसी से अगड़ा और पिछड़ा जैसी नई राजनीतिक पहचानें बनी हैं। तो लिंग, धर्म और जाति, इन तीनों की राजनीति को समझने के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हम पहुंचते हैं एक बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस पर। अगर पूरी बात का सार निकालें तो लिंग, धर्म और जाति की राजनीति, ये तीनों ही वो दो-धारी तलवारें हैं। ये हाशिए पर पड़े लोगों के लिए इंसाफ हासिल करने का एक जरिया बन सकती हैं, लेकिन साथ ही ये समाज के बंटवारे को और भी गहरा कर सकती हैं। शायद यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा विरोधाभास है। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कोई भी लोकतंत्र अपने अलग अलग सामाजिक समूहों को सशक्त भी करे और साथ ही देश की एकता को भी बनाए रखे। ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसा लोकतंत्र कैसे बने जो सबको आवाज दे पर देश को बिखरने न दे? यही वो मुश्किल संतुलन है जिसे साधने की कोशिश भारत आज भी लगातार कर रहा है।